सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बोरीवली में हैं। बोरीवली के और इस इलाके के उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी के साथ। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सलमान भाई। बहुत ज़माने बाद स्लम में स्लम एक ऐसा विषय रहा है जो आपका बहुत प्रिय रहा है। नगर सेवक से लेकर सांसद बनने तक के दौर में भी ये मुद्दा कभी आपने छोड़ा नहीं। वो चाहे SRA का मुद्दा रहा हो, भाड़ा का रहा हो, डिफेंस के रहा हो, ऐसे सारे मुद्दे आपने छुए हैं। अभी एक बार फिर कई विषयों को लेकर झोपड़पट्टी पुनर्वसन का मामला है और इस पर लगातार आपने गवर्नर से मुलाकात की, आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, आपने कमिश्नर से मुलाकात की। ये पहले तो ये बताएं कि ये मुद्दा है क्या? लाखों लोगों के रहने और उनके जीवन यापन का मुद्दा है जिसे आपने उठाया हुआ है। देखिए, ये मुद्दा है क्या, ये आप पूछ रहे, तो इसका मैं जवाब इस तरह से दूंगा कि ये बुनियादी मुद्दा है। किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए घर चाहिए। जो चिड़िया होते हैं ना, पशु पक्षी होते हैं, तो उन्होंने भी अपना अपना घोंसला बनाते हैं। तो मानवीय जीवन में सबसे अहम मुद्दा अगर कोई है तो घर है। और मैं राजनीति में भी सलमान भाई इसीलिए आया हूँ और इसी धरती से मैंने अपना काम को प्रारंभ किया। और राम नाईक जी उन दिनों में विधायक हुआ करते थे यहाँ के, तो उन्होंने मुझे हाथ लगा दिया, काम भी होने लग गए। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया, ये कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने 92 में पहली बार मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा। उन दिनों में मेरा कामकाज प्रारंभ हुआ था, मैं खड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा कि ये मेरा ब्रेड बटर नहीं, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको ही इसमें काम करना है। तो मुझे 92 में पहली बार टिकट दिया, मैं जीत कर आया। फिर उसके बाद मैं लगातार जीते रहा हूँ। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस मुद्दे को मैंने पहले दिन से छोड़ा नहीं, मैं लगातार इसके ऊपर काम करते आ रहा हूँ। और 2014 में फिर इसको एक ऊंचाई प्राप्त तब हुई जब देश के प्रधानमंत्री ने फिर एक बार ऐलान किया कि सबको हक का पक्का घर मिलना चाहिए। वो भी कब मिलना चाहिए? तो आज़ादी के 75 साल हम अगले साल में मनाने वाले, उस समय पे मिलना चाहिए। फिर मैंने काम को और आगे बढ़ाया। देवेंद्र फडणवीस जी का जब हमारे सरकार थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति की, तो मैं उनको जाकर मिला और उनके साथ में सारी बात की। तो उन्होंने कहा कि गोपाल भाई, आपका मुद्दा बहुत सही है, लेकिन ये काम को अगर आगे बढ़ाएं तो आपको इसमें समय देना पड़ेगा। फिर मैंने समय दिया 5-7 साल और सभी जो कानून बनाने थे वो कानून बनाने में मेरा योगदान बड़ा रहा और कानून सारा बन गया। 2017 में स्लम एक्ट अमेंडमेंट हुआ। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने शासन GR निकाला, उसमें सभी प्रकार की व्यवस्था की है। सभी एजेंसियों को कहा कि आप अपने अपने जगह पर जो अपात्र होते हैं उनको घर मिलने के लिए जो भी कायदे में बदलाव करना है वो करो। यानी अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि जो 2000 से पहले प्राइवेट स्लम में जो लोग रहते थे, ग्राउंड +1 के घर में रहते थे, नीचे अलग व्यक्ति ने परचेस किया, ऊपर अलग व्यक्ति ने परचेस किया। लेकिन स्लम का जूना जो कायदा था वो ये कह रहा है कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाले को घर मिलेगा, पहले माले वाले को नहीं मिलेगा, इसलिए उनको नहीं मिल रहा था। अब ये सारा स्कीम तेज़ी से जब आगे बढ़ रहा है तो ऐसे बहुत सारे लोग अपात्र हो रहे हैं। तो 2017 में जो स्लम एक्ट अमेंडमेंट हुआ, 2018 में जो शासन GR निकला, उसमें इसका तरतूद किया है देवेंद्र फडणवीस ने कि जो अपात्र होते हैं उनको घर देंगे। अब 2000 तक के लोगों को मुफ्त में घर देना और 2000 से 2011 तक के लोगों को सशुल्क घर देना, ये कायदा बन गया जी। ये कायदा बन गया 2018 में। 2019 में आपको पता है कि चुनाव लोकसभा के हो गए, विधानसभा के हो गए, हमारी सरकार महाराष्ट्र से चली गई, नई सरकार आई। अब नई सरकार को भी थोड़ा ब्रीथिंग पीरियड देना चाहिए, इसलिए मैंने 6 महीना शांत रहा मैं। और 6 महीने के बाद में मैं सबसे पहले जाके जितेंद्र अवार्ड साहब को मिला। और जितेंद्र अवार्ड भी मेरे जैसे झोपड़पट्टी से ही काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन्होंने मेरी बात को 1 मिनट में समझ लिया। मेरे निवेदन पर उसने लेकर तातड़ीने अहवाल सादर करा। उन्होंने कहा, इसके पहले मैंने उनको ग्राउंड बना कर दिया था, अभी भी ऑफिसर लोग मान रहे कि ये पहले माले वाले को नहीं मिलेगा। तो मैं डेप्यूटी लॉ सेक्रेटरी महाराष्ट्र का उनको जाकर मिला और उन्होंने 6 पेज का मुझे नोट दिया, 1 पेज का नहीं, 6 पेज का नोट दिया, जिसमें सारी बातों का उन्हें खुलासा करते हुए कहा कि पहले माले का अगर उल्लेख इसमें नहीं भी है तो अपात्र के श्रेणी में ये लोग आते हैं, तो इनको घर मिलना चाहिए। ये एक बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि
पूरे स्लम में आप देखेंगे कि जितने बड़े इलाके हैं वहाँ पर ग्राउंड प्लस वन का एक सिस्टम हो गया था। परिवार बढ़ा तो भी कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि अपनी ज़मीन है, ऊपर बना नहीं सकते, बना कर दे दिया, नीचे का घर बना कर दे रहे हैं। इससे आपकी ये पहल तो कारगर होगी, लेकिन पिछले इतने 35 सालों से आपने अपनी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया कि पिछले 35 सालों से लगभग 3-3.5 लाख लोगों को घर मिल पाए हैं। नहीं, 2 लाख और 15 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं। तो ये इतना लंबा गैप होना 35 साल, जबकि बाड़ा साहब ने भी अपने दौर में जब 95 में सरकार आप लोगों की आई थी मिली जुली, तब भी ये तय हुआ था कि झोपड़पट्टी मुक्त किया जाएगा। इतने वर्ष बीतने के बाद भी झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई का न हो पाना क्या दर्शाता है? अधिकारियों की कमियां दर्शाता है, या पेपर वर्क की कमी दर्शाता है, या स्लम वालों का विचारों का क्या कसूर? वो तो चाहते हैं, वो तो एसआरए में वगैरह से जिस भी पुनर्वसन योजना में जाएं वो तो तैयार हैं। मैं इसको इस तरह से सलमान भाई कहना चाहूँगा कि इट इज़ अ टोटली फेलियर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो होते हैं उनका फेलियर की वजह से मुंबई शहर की झोपड़पट्टी मुक्त हो नहीं रही है, या तो इसके काम को गति आ नहीं रही है। देखिए कायदा क्या है, ब्यूरोक्रेसी ने सब दबदबा अपना निर्माण किया है, और ये पॉलिटिकल लोग जो चुनकर आते हैं, विधायक बनते हैं, नगर सेवक बनते हैं, आमदार बनते हैं, खासदार बनते हैं और बहुत मंत्री बनते हैं, लेकिन ये अपने ताकत का इनको या तो अंदाज़ा नहीं है या तो ये उपयोग करना नहीं चाहते। देखिए देश में पहली बार नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कितने कायदा का बदलाव किया। इस मुंबई महानगर पालिका में, मुंबई शहर में, मुंबई महानगर पालिका के चालियों में अंदर अगर टॉयलेट बनाया तो उसको तोड़ने का काम इस महानगर पालिका ने किया था, कहने आपको जनरल टॉयलेट में जाना है। लेकिन मोदी जी ने टॉयलेट का इतना बड़ा काम शुरू कर दिया पूरे देश में। आज मुंबई महानगर पालिका 15,000 रुपये आपको टॉयलेट बनाने के लिए दे रही है। एक ज़माने में आप स्वयं के पैसे से बना रहे थे तो उसको तोड़ दिया, तो मोदी जी के आने के बाद में सरकार के लोग आज 15,000 रुपया टॉयलेट बनाने के लिए दे रहे हैं। शहरों की बात, ग्रामीणों में भी ये हाल है, सब जगह पे। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, लोकशाही में लोग आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो लोगों के दुख दर्द का निवारण करना ये आपकी जवाबदारी है, ऑफिसर का नहीं है। वो तो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आया है। अच्छे ऑफिसरों का मैं सम्मान करता हूँ। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के फेलियर के वजह से ये आगे बढ़ी नहीं। बाला साहब ठाकरे जी ने 1985 में इस बात का ऐलान किया था कि 40 लाख लोगों को मुंबई शहर में हमको घर देना है। छगन भुजबल जी उन दिनों में मेयर थे। 95 में जो आपने याद किया कि आपकी सरकार आ गई तो इसमें थोड़ा काम को आगे बढ़ाया। हमने 180 फुट का 225 बनाया किया, 269 बनाया, आज 300 फुट बना हुआ है। लेकिन ये 35 साल में 2,29,000 सिर्फ घर एसआरए के लोग बना पाए। अब इसमें झोपड़पट्टी में रहने वाला वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी का नेता से लेकर सीओ एसआरए तक और फिर उसके ऊपर मंत्री, ये सारे लोगों का दैनंदिन काम काज चलता है। इनको जो चाहिए, इनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती है, लेकिन जिनके लिए ये सारा रचा गया है उनको घर नहीं मिल रहा है। यानी एक इच्छा शक्ति की कमी है। और इच्छा शक्ति की कमी है तो भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन इच्छा शक्ति जो करना है उसके लिए नहीं है, जो नहीं करना है उसके लिए इच्छा शक्ति उसके लिए एक्स्ट्रा है। बिल्डरों के पास है। मैं बहुत खुलकर कहना चाहता हूँ, अगर कोई सच्चा है, अच्छा है, तो मैं उससे चैलेंज करे। ये सारे ऑफिसर लोग पैसा बनाने के सिवा कोई धंधा करते नहीं है। लोगों को घर मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है, और लोगों की भी एक कमी है। जैसा मैं इतने संघर्ष कर रहा हूँ, आज भी झोपड़पट्टी के लोग उतना उद्रेक होकर बाहर नहीं आ रहे रास्ते पे। साहब ये देश में क्या नहीं हो सकता है। टेलीफोन कम्युनिकेशन नहीं था उन दिनों में, महात्मा गांधी जी ने लोगों को साथ में लेकर बंदूक वाले अंग्रेजों को खदेड़ने का काम ये देश ने किया है साहब, ये देश ने किया है। आज लोकशाही इतने आगे बढ़ गई है, कम्युनिकेशन इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन झोपड़पट्टी में रहने वाला भी अपना पड़ा है। कोई आएगा, हमको देगा, तब हम जाएंगे, कोई और करे। हाँ, वो एक और करे। इसलिए उनको भी रास्ते पर लाने का काम हमको करना पड़ेगा, ये मैं करूँगा। लेकिन अब ये सरकार ने 2 निर्णय बड़े बड़े कर लिए। सशुल्क का 2.5 लाख रुपया उन्होंने तय कर दिया। जो ट्रांसफ़र का मामला 10 साल से पेंडिंग था उसको 5 साल में करने का डिक्लेयर कर दिया। अब सिर्फ पहले माले का बाकी है। ये निर्णय कैसा रहा? ये दोनों निर्णय 2.5 लाख देना और 10 साल का 5 साल करना, इस निर्णय से 10 साल का 5 साल किया, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो झोपड़ा टूटेगा उस दिन से ही जो तारीख किया, उसमें भी कुछ बुद्धिमान लोग कोर्ट में जा रहे हैं। मैंने उसी दिन कहा था, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत खुलकर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे पार्टी के लोग भी है, मुझसे जवाब मांगेंगे वो, अगर कोई सरकार लॉलीपॉप लोगों। लेकिन मैं लॉलीपॉप का खिलाफ हूँ। आप कायदा करते समय ये चैलेंज नहीं होना चाहिए, उसका भी आपने बहुत ख्याल करके करना चाहिए। लेकिन वो ठीक है, मैं समर्थन आज भी करता हूँ। इससे क्या होगा कि 5 साल में आप बेच सकते हो। इसका निर्णय होने से कुछ बदमाश गलत बिल्डर लोग पहले दिन से उसका एग्रीमेंट करके ले लेंगे और उसको पैसा दे देंगे, कि उनको मालूम है 5 साल में जो ट्रांसफर हो जाएगा इसका लाभ मुझे मिलेगा। तो ये
निश्चित आने वाले दिनों में सब लोगों ने, हमारा सोच क्या है सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का, कि गरीब रहे जो व्यक्ति है वो उस घर में रहे। आपकी पोजीशन अच्छी हो गई, आप 500 फुट के घर में जाते हो तो बेचो इसको। आपको लगता है मुंबई शहर से छोड़कर चला जाना है तो उसका सरकार ने एक रेट तय कर देवे, वो पैसा लेके गांव चला जाएगा तो आप बेचो। अदरवाइज वाई यू आर सेलिंग, आपको बेचना क्यों है? आप ये घर बेचकर वापस झोपड़पट्टी में जाकर दूसरा झोपड़पट्टी बनाओ, इसका मैं खिलाफ में, मैं इसका खिलाफ में हूँ, मेरी पार्टी भी इसका खिलाफ में है। क्योंकि आने वाले दिनों में ये आवाज़ मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उन्हीं के लिए उठा रहे ना, उन्हीं के लिए उठा रहा हूँ। और एक आवाज़ और भी उठेगी, क्योंकि मनसे के एक नेता ने इस बात को फ्लोट किया मार्केट में कि झोपड़पट्टी बढ़ेगी। हम झोपड़पट्टी को बढ़ाने के समर्थन में नहीं है। 2011 का सरकार ने किया है, वहाँ अभी हम सब लोग मिलकर रुक जाएंगे। इसलिए मैंने मांग की है कि 2011 तक के लोग को आप फोटो पास दे दो, आइडेंटिटी कार्ड दे दो। जिसका आइडेंटिटी कार्ड है उसको घर मिलेगा, जिसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं है उसका घर तोड़ दो, ताकि नया बनेगा नहीं। थोड़ा डर भी तो होना चाहिए ना। आज लोग घर बनाते जाएंगे साहब, मुझे तो 30 साल हो गए लाइट, पानी, टॉयलेट और ये सब देते और भी ये चलता रहेगा आगे। इसलिए 2000 के बाद में नथिंग डूइंग, कोई घर नहीं। मैंने ये भी कहा है कि इस महानगर पालिका के चुनाव में सब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने तय करना चाहिए, जो नगर सेवक चुनकर आ जाएगा उसके हाथ में एक यादी पकड़ा देने का सबसे पहले, कि तुम्हारे वार्ड में इतना झोपड़ा है, इसके आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अब नगर सेवक को कोई झोपड़ा तोड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप कंप्लेंट तो कर दो बीएमसी में और पुलिस में, तो आप सेफ हो जाओगे, नहीं तो आप भी लपेटे में आ जाओगे। ये हमको करना पड़ेगा, बंधन सबके ऊपर डालेगा। जिसको परवड़ता है चले चुनाव लड़े, जिसको नहीं परवड़ता है ना लड़े। तो ये बंधन खाली पुलिस के ऊपर और महापालिका के ऑफिसरों के ऊपर डालकर नहीं चलेगा, ये टोटलिटी में सबको जवाबदार लेना पड़ेगा। तब यह मुंबई शहर का नया झोपड़ा बनना बंद हो जाएगा और जो जूने बने हैं उनको हम अच्छा घर दे पाएंगे। दो बातें हैं, एक तो पिछली सरकार आपकी थी, तो आपकी सरकार के पास भी यही सारे मुद्दे थे। आपने 2017 का जिक्र किया, तो उतनी स्पीड में क्यों नहीं 2017 में आपकी अपनी सरकार के दौरान ये काम क्यों नहीं हो पाया? तो हमारी सरकार के समय यही 2000 के बाद के जब इतने सारे झोपड़े बने थे वो सब अपात्र होते थे। अपात्र होने की वजह से उनका आंदोलन शुरू होता तो गांव ऐसे बढ़ नहीं रहा था आगे, इसलिए इनको सशुल्क में जोड़कर वो कायदे में बदलाव किया। अब कायदे में बदलाव करे बिगड़ तो कोई भी ऐसा स्कीम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये कायदे में बदलाव करने का काम 2018 में पूरा हो गया। अब हमको अपेक्षा ये था कि सरकार हमारी आएगी, जनता ने तो हमारे लिए वोट दिया, लेकिन बेईमानी कर लिया कुछ लोगों ने। जैसा कहते हैं कि कोई पढ़ लिख कर अगर कोई जॉब पे लगता है तो रिजल्ट देता है, कॉपी करके अगर कोई आईएएस ऑफिसर भी बन जाता है तो फिर वो क्या डिलीवरी कर सकता है। वो अभी डिलीवरी आप देख रहे हो तीन पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। तो बाला साहब के सपनों का क्या? बाला साहब के सपनों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बाला साहब ने कहा कि मुंबई शहर के 40 लोगों को, 1000 लाख लोगों को घर देना है। आज 52 लाख लोग आज भी स्लम में हैं, तो उनको घर देने की योजना मोदी जी ने बनाई। देखिए मोदी जी की योजना क्या है, 300 फुट का घर 7 लाख रुपए में मिलना चाहिए लोगों को। उसमें से भी 2.5 लाख रुपया मोदी जी देंगे, 4.5 लाख रुपया उनको जेब का डालना है। वो भी बैंक में से आपको लोन मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की योजना है। आज आप 20 लाख का भी कोई झोपड़पट्टी में जाकर घर ले हो तो आपको 1 रुपया बैंक लोन देती नहीं है। तो ये मोदी जी का है। तो मुझे सलमान बाबा बताइए कि 7 लाख रुपये में 300 फुट का घर मिलेगा तो कौन झोपड़पट्टी में जाकर नया घर बनाएगा? क्या आवश्यकता है? मतलब एक अगर उसे आमूलचूल परिवर्तन किया जाए योजना के साथ तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं। और जो आपका एक ग्राउंड प्लस वन वाला है, पहले मंजिले वाला है, 15 लाख लोगों तक और भी जाने का मामला है, वो सारा हल हो सकता है। तो ये आपने जो प्लान पेश किया है सभी अधिकारियों के पास, मुख्यमंत्री से लेकर कमिश्नर तक, राज्यपाल तक, आपको लग रहा है कि उस पर कुछ ठोस आगे बढ़ रही है बात? निश्चित आगे बढ़ेगी। देखिए मैं कोई पॉलिटिकल इसमें लाइन जो गलत हो रहा है उसका तो विरोध करूंगा ही, लेकिन मैं टोटली कोई भी किसी भी व्यक्ति का और स्कीम का कभी विरोध नहीं करता हूँ। मैं आंदोलन प्रारंभ करने के बाद में काफ़ी गतियाँ इसमें आई हैं, तेजी आई है। उद्धव जी ने 2 मीटिंग लिए, एसआरए के ऑफिसरों ने बहुत सारा बदलाव किया है, कुछ प्रपोज किया है। ये आज का पेपर है, ये आज के पेपर में देखिए इन्होंने कहा कि गति आई। अब ये पात्रता करने का 3 महीने का कह रहे, मैं इनको स्कीम देने वाला हूँ कि 1 महीने में आप कर सकते हो, लेकिन 3 महीना तक तो आ गए। 3 साल में नहीं हो रहा था, अब 3 महीने तक तो आ गए। अब 3 महीने का ही आज का पेपर है। और आज शाम को 4 बजे वापस मेरा एसआरए का मीटिंग है। मैं लगातार इसके पीछे पड़ा हूँ, लगातार पीछे पड़ा हूँ। मैं पहले माले का और ये फोटो पास का निर्णय, ये महापालिका का चुनाव घोषित हो उसके पहले हो, वो प्रयास करूंगा। अगर ये नहीं करते हैं तो महानगर पालिका के चुनाव में इनके नाक में दम लाने का मैं काम करूंगा। मुझे ये नहीं करना है। जिस दिन ये 2 चीज़ का ऐलान कर देंगे, मैं झोपड़पट्टी के विषय को छोड़ दूंगा। हमने क्या किया है और हम आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में देगी। अगर आप ये नहीं करते हो तो ये सबसे अहम मुद्दा महानगर पालिका के चुनाव में रहेगा। इसलिए मैं उद्धव जी से निवेदन करता हूँ, जितेंद्र आवाड से निवेदन करता हूँ कि आप तुरंत इस दोनों घोषणा को ऐलान कर दो। और जो एहसान भाई, सलमान भाई, आपने जो मुद्दा उठाया, 35 साल में 2,29,000 घर बने। आज 15 लाख लोगों को अगर घर देना है तो ये स्पीड में 100 साल लगेंगे, 90 से 100 साल लगेंगे। तो इसको जल्दी करना है तो क्या करना है? तो जल्दी करने का एक ही तरीका है
प्राइवेट लैंड का काम सारे बिल्डर लोग करें, प्राइवेट लैंड का काम। महानगर पालिका का झोपड़पट्टी जितना उनके प्लॉट में वो महानगर पालिका करे, माड़ा के प्लॉट में जितनी झोपड़पट्टियाँ हैं वो माड़ा करे। ये तीनों एजेंसी विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। विकेंद्रीकरण कर लो, तो तीनों एजेंसी मिलकर करेंगे तो फास्ट काम बढ़ेगा और फटाफट काम होगा। और देखिए एक दूसरी बात बताता हूँ, इसमें जीडीपी बढ़ेगा, सरकार के पास रेवेन्यू आएगा, झोपड़पट्टी वालों को तो घर मिलेगा, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि काम अगर 3 गुना आज से होगा तो सलिया कितने स्पीड में बिकेगा, सीमेंट कितने स्पीड में बिकेगा, लोगों को काम कितने स्पीड में लाखों लोगों को मिलेगा। जितना भी एक घर में पंखा से लेके, लादी से लेके, गद्दा से लेके जितने भी चीज़ें हैं, लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सारा नया लगेगा। बताया था बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री बूम होगी इसमें। लगभग 27 से 28 इंडस्ट्री उससे जुड़ी है। डिपेंडेंट है, सारे लोगों को काम मिलेगा। इसलिए सरकार का काम ये है कि लोगों का भी भला हो, हमको रेवेन्यू किस तरह से आए, ये देखने का काम सरकार का है। चाइना क्या करती है? चाइना बड़े पैमाने पे घर बनाने का काम करती है। सलमान भाई, मैंने जो रिपोर्ट पढ़ा है, घर बनाने के बाद में उसमें कोई रहने के लिए जाते नहीं है, फिर वो उसको तोड़ देते हैं। उनकी सोच क्या है इसके पीछे? इतने लोगों को काम तो मिलता है बिल्डिंग बनाने में, इतने सारे लोगों का स्टील तो बिकता है, सीमेंट तो बिकता है, तो ये एक सोच है। और ये सारा करके चाइना इतना आगे बढ़ गया, और हमारे देश के लोग या ऑफिसर लोग या बदमाश पॉलिटिशियन लोग थोड़ा पैसे के लिए पूरे देश का और राष्ट्र का ग्रोथ को रोक के बैठे हैं। ये मैं एक्सपोज करने का काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जो मुंबई शहर के लोगों ने मुझे 7 बार जिताकर इतना बड़ा बना दिया, जो पार्टी ने मुझे इतना सारा दिया है, मैं आने वाले दिनों में पार्टी को और एक पहचान और लोगों को अगर कुछ ना दूँ तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। क्योंकि पहले बार चुनकर आया हो तो महानगर पालिका समझ नहीं सकता है, विधानसभा समझ नहीं सकता है। तीनों मैंने कॉर्पोरेशन भी देखा है, विधानसभा भी देखा है, लोकसभा भी देखा है। अब ठीक है, मुंबई शहर के बहुत सारे विषयों का भी एक बड़ा मुद्दा है, डिफेंस लाइन का कहिए, सिविल एविएशन का कहिए, सरकारी ज़मीन पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़मीन पर झोपड़पट्टी को एनओसी अभी भी नहीं मिल रहा है। मैं उसके बारे में भी जो लड़ूंगा। आसानी से निपट सकते हैं, जो सुलझ सकते हैं, उन मसलों को तो पहले किया जाए। मैं सलमान भाई उसके बारे में भी लड़ रहा हूँ। मुझे किसी बात का डर नहीं है कि मुझे मेरे पार्टी अगली बार चुनाव पे टिकट नहीं देगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोगों का काम करने के लिए मुझे अभी टिकट की जनहित का कार्य है। इतना अनुभव मेरे पास आ गया है, और आप जैसे प्रेस के लोग भी मदद कर रहे हैं, तो मैं जी पाऊंगा। मेरे पार्टी को लगता है कि गोपाल शेट्टी का और आवश्यकता है, तो मैं पार्टी का काम मरने दम तक करूंगा, क्योंकि इस पार्टी ने मुझे इतने पहचान दी है, इतना बड़ा बनाया है। लेकिन मुझे मेरा स्वार्थ और मेरे ऊपर कोई आरोप न लगे और मेरे बारे में किसी को शंका नहीं है। मैं मेरे भगवान से सिर्फ डरता हूँ, बाकी कोई पॉलिटिकल नेताओं का सम्मान करता हूँ, मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ। क्योंकि जब तक मैं सच्चा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं। मुझे भगवान ने कहा है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम किसी से मत डरो, सम्मान सबका करो। ये बहुत बड़ी बात है कि एक लाइन लेना। 2 बातें हैं, एक तो समझिए कि आपने जितने संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनसे भी और अधिकारियों से भी बात कर ली है। अगर इस स्पीड को, जैसे आपने कहा कि 100 साल लग सकते हैं, तो इसको स्पीड में लाने के लिए कोई ऐसी योजना आप अपनी तरफ से पेश करके, पार्टी लाइन आप क्रॉस कर दे रहे हैं बेझिझक। आप उद्धव साहब से भी बात कर रहे हैं, आप जो भी अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, आप अवार्ड साहब से बात कर रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये मुद्दा सुलझे। तो बाकी लोगों के क्या रिएक्शन है इस पर, कैसे उनका क्या होगा, और झोपड़पट्टी वासियों से क्या चाहेंगे आप? झोपड़पट्टी वाले तो देखो, मरता बेचारा लाचार है, वो क्या करेगा? उसको कहा ना आपने कि वो भी बाहर आए, वो तो अपने दैनंदिन जीवन से परेशान है। लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो हम बुलाते तो लोग आते हैं, लेकिन वो रोज तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि मुझे तो आज तनख्वाह मिल रहा है, मुझे ड्राइवर है, मेरे कार्यकर्ता मुझे मदद कर रहे हैं, तो मैं रोज काम कर रहा हूँ। उसको तो अपना पेट भरने के लिए काम करना है ना, इसलिए उसका वो प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्पीड बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बताया कि 3 तरीका है, और भी बहुत तरीके हैं। मैं चाहता हूँ कि एक प्राइवेट बिल्डिंग कोई बिल्डर बनाता होगा तो उसको एक साथ में बोलो एक झोपड़पट्टी भी आपको करना है। जैसे प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम योजना लाई, देश के 800-900 सांसदों को एक गांव आप लोग ले लो, उसको बनाओ, ये काम दे दिया। तो क्या ये नहीं हो सकता है? प्राइवेट बिल्डर को बोलो ये आपका एक प्लान हम पास करते हैं, तुम एक झोपड़पट्टी छोटा ले लो, उसको भी डेवलप करो, बड़े पैमाने पे काम स्पीड बढ़ेगा। लेकिन आपने जो पहला मुद्दा उठाया ना कि इच्छा शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति लोगों का भला करने का, इच्छा शक्ति मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इतना तक नहीं, इतनी गहराई तक जाना होगा। शेट्टी साहब, आप आए, बहुत सारे मुद्दे हैं, आपके साथ फिर दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको आपने छुआ है और अंत तक ले जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें आप हर किसी से टकराने की भी बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं टकराना मतलब एक आप इनका हाँ आवश्यकता पड़े तो, और भला हो स्लम का। हाँ बिल्कुल। 2015 में जब मोदी जी ने कहा कि सबको घर मिलना चाहिए, तो मैं देवेंद्र जी जाके मिला ना, मैंने बोला कायदे में फटाफट सब बदली करना चाहिए। देवेंद्र जी ने बात को मान लिया और उन्होंने कहा कि करो ये।
अब ये मैं सोचता था कि देवेंद्र जी मुझ पर नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो ये इतना नहीं बनता था जो आज बना है। तो जहाँ पर आवश्यकता वो कहेगी ना। देखिए, पति पत्नी जो घर में है वो अपने पति से लड़ती है अपने बच्चों के लिए, परवरिश के लिए। तो जनप्रतिनिधि को अपने मतदाताओं के लिए अपने सरकार के साथ में भी लड़ना पड़ेगा। वो मेरी तैयारी है, मैं लड़ रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका शेट्टी साहब। गोपाल शेट्टी जी, जनता के लिए, जनता के प्रतिनिधि के तौर पर हर किसी से हर तरह का संवाद भी चाहते हैं कि संवाद भी बना रहे, और उसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो आक्रामक रुख भी अख्तियार किया जाए। गोपाल शेट्टी जी ने इस मुद्दे को उठाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झोपड़पट्टी जो स्लम मुक्त एक सपना सभी ने देखा है, वो प्रधानमंत्री से लेकर बाड़ा साहब तक, बाड़ा साहब से लेकर उद्धव साहब तक और गोपाल शेट्टी साहब तक ने, वो साकार हो और झोपड़पट्टी मुक्त हो। कहने के लिए ही हम शंघाई न बनाए, सचमुच में ये शंघाई और केवल जबान पर और कागज़ पर न रहे, ये साक्षात रूप ले। ये इस सिलसिले में हम गोपाल शेट्टी साहब से फिर संपर्क करेंगे कुछ और मुद्दों के साथ, कुछ और राजनीतिक बातों के साथ। फिलहाल के लिए गोपाल शेट्टी जी को, उनके तमाम साथियों को और DRV न्यूज़ को मेरे साथ दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।